गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम नितिन सांगवान सर के नोट्स जो कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के हैं उन्हें कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए लेक्चर नंबर 2 सामने लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। इसके अंदर जो हम पहले टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट का। अब यहाँ समझेंगे, थोड़ी कहानी आगे बढ़ाएंगे एंड प्लीज 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 वो कहानी की तरह सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और साथ में याद भी रहेगा। तो होता क्या है कि आज जो हमारा इंडिया है इसने अपना चाहे पॉलिटिकल हो और चाहे इकोनॉमिक हो, दोनों ही स्ट्रक्चर ज्यादातर कॉलोनियल रूल से ही पाए हैं। चाहे भाई कुछ इसमें एक्ट्स का भी फर्क है, जैसे 1935 का एक्ट, वहां से हमने कितनी सारी चीजें ले ली, तो ज्यादातर हमने कॉलोनियल रूल से ही पाए हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपने वैल्यूज की, अपने आइडियल्स की, तो आज भी नो डाउट हमने वो नेशनल मूवमेंट से पाए और आज भी हम देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में वो आज भी प्रेजेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल लाइन पे हो और चाहे वो एथिकल बेंचमार्क पे हो, हर जगह हम ये देख पाएंगे। अब देखिए, इंडियन जो नेशनल मूवमेंट रहा इतिहास में, जो हमारा इतना जो हमने लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता के लिए, वो ज्यादातर इसमें सारे तरह के लोग थे। इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक आइडियोलॉजी आपको देखने को मिली कि भाई अहिंसा है तो अहिंसा चलती जा रही है, वो बहुत हद तक थी। हमारा जो मेनली ज्यादातर जो बेस था नेशनल मूवमेंट, वो नॉन वायलेंस पे ही बेस था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अगर हम कहें तो लीड करने वाले ही मोस्ट ऑफ द टाइम गांधी जी रहे और गांधी जी का मेन मुद्दा ये था अहिंसा। तो अहिंसा तो था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था सिर्फ बड़े बड़े लोग थे, सिर्फ अहिंसा ही था, बहुत ही अलग अलग आइडियोलॉजी थी। जैसे अब मॉडरेट्स ले लीजिए, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट आए, उसके बाद आए रेवोल्यूशनरीज, तो सब कुछ हमने एक तरह से देखा कि हमने सब कुछ इस फेज में देखा। अब अगर हम बात करें कि भाई लीडरशिप की, तो भाई सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ एलीट लोग थे, मासेस भी थे, जनता भी थी, और हमने ये देखा भी है कि भाई इसमें पीजेंट्स भी थे, इसमें वर्किंग क्लास भी थे, सारे लोग इसके अंदर थे। अब जो आइडियल्स हमारे सिविल लिबर्टी के रहे हैं कि हर एक नागरिक को थोड़ी आज़ादी होनी चाहिए, पूरी तरह से आज़ादी होनी चाहिए, या डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि भाई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो टू द पीपल हो, फॉर द पीपल हो, जनता के लिए काम करे, बाय द पीपल हो, या टॉलरेंस की बात हो, ये सब कुछ हमको नेशनल मूवमेंट से ही मिला है। अब जो जनता थी उस समय जनता भी अब अच्छा फील कर रही थी कि अब उसे भी चाहिए भाई, अब लिबर्टी अच्छी लगने लगी थी, अब डेमोक्रेसी उसको चाहिए थी, और इसी के तौर पे इतना बड़ा मास इन्वॉल्वमेंट भी हुआ उस समय, एक्टिव डिबेट्स होने लगी, समझ रहे हैं ना, इतनी बहसा बहसी होने लग गई, और ये ऑलरेडी अब एकदम तैयार थे कि अब जैसे ही मेरा देश आजाद होगा हम अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए तैयार हैं कि जो भी उस वक्त 21 साल उम्र हुआ करती थी, तो जो भी 21 साल के ऊपर है वो भाई वोट देने को तैयार हो। अब आप जानते हैं कि कांग्रेस को यहाँ पे फाउंड करा गया था 1885 में, 1885 में हमारी कांग्रेस आई, और ये एक डेमोक्रेटिक लाइंस पे ही स्टैब्लिश करी गई थी। खैर इसका स्टैब्लिश करने का मकसद अलग था उस वक्त, लेकिन अभी हम थोड़ा सिंपल लेके चलते हैं चीज़ों को, हम मॉडर्न हिस्ट्री में इस चीज़ को कवर करेंगे। खैर, तो ये डेमोक्रेटिक लाइंस पे थी, इसने भी कहा भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, और इन सबको पाने के लिए बहुत ज़रूरी थे कि पार्लियामेंट में रिफॉर्म्स लाए जाए, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में रिफॉर्म्स ही नहीं होंगे तो ये तो ऑब्वियस सी बात थी कि कुछ भी पाना ही नामुमकिन था। अब जो हमारे बीजी तिलक है, इन्होंने बहुत ही अच्छा कहा, इन्होंने कहा कि भाई लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड लिबर्टी ऑफ स्पीच गिव बर्थ टू अ नेशन एंड नरिश इट। अगर किसी देश के अंदर अगर आज़ादी दी जाती है, प्रेस को आज़ादी दी जाती है बोलने की, तो इससे एक नए देश का जन्म होता है और वो अच्छे से उसको नरिशमेंट मिलता है, बच्चे की तरीके भाई वो ग्रो आप बड़ा कर सकते हो उसको। तो बहुत ही खूबसूरत बात करी। अब इसके अंदर एक अकोमोडेटिव अप्रोच होती है, मतलब इसमें सारे लोगों को लिया जाता है, और साथ में जो डिससेटिस्फाई होते हैं किसी चीज को, भाई उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है, साथ में उनकी बात सुनी भी जाती है। ये नहीं कि बस हिटलर की तरह अपनी बातें सब थोप दी जाती हैं, तो ऐसा नहीं होता, ऑटोक्रेटिक चीजें नहीं होती हैं यहाँ पे। और दूसरी बात इसमें ये भी था कि इसके साथ मिलकर जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी थी, उन्होंने भी मिलकर कहा कि हाँ हमें एक यूनिफाइड नेशन की जरूरत है। यहाँ पे एक कॉमन गोल था, और डाइवर्स ग्रुप हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। एक चीज समझिएगा, कॉमन एक बात देखने को मिलती थी कि जो एक जैसे थे तो आपस में सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग
ग्रुप भी एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आती थी तो ऐसा नहीं था कि हाँ अरे तुम्हारी सोच हमसे नहीं मिलती तुम हटो यहाँ से, या तुम्हारी सोच हमसे नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। जिसकी सोच जिससे नहीं मिलती थी वो भी उसको सपोर्ट करता था। एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि मॉडरेट्स, आप जो तिलक थे, बीजी तिलक थे, ये जो है वो एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब ये मॉडरेट्स के बाद आए थे। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ, मॉडरेट्स कौन थे। मॉडरेट्स बच्चों, उनका जैसे भाई सीन क्या था कि हम पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, लेकिन हम प्यार से लिखेंगे उनको कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स ले आइए, आप कर दीजिए, मतलब हमें कोई उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ब्रिटिशर्स से, हम प्यार से उनसे लिख लिख के सब कुछ काम करवा देंगे। तो भाई ये सब उनका सोच हुआ करती थी। लेकिन अब हुआ क्या कि मॉडरेट जो थे उन्होंने भी यहाँ पे जो है वो डिफेंड करा एक्सट्रीमिस्ट को। तिलक कि जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन था उसको यहाँ पे डिफेंड करा काफी। और सिमिलरली जो नॉन वायलेंट कांग्रेस पर्सन थे, जिनको अहिंसा बिल्कुल नहीं पसंद थी, उन लोगों ने भी काफी ज्यादा सपोर्ट अपना भगत सिंह को भी दिया, क्योंकि भगत सिंह आप जानते हैं तीसरे नंबर पे, वो तो भाई रिवोल्यूशनरी। उन्होंने कहा कि भाई देखो ये जो है ना वो सीधी उंगली से इस देश के अंदर नहीं निकलेगा अंग्रेजों के रेफरेंस में, यहाँ पे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। और इसीलिए भाई उनको कई लोग सपोर्ट नहीं करने लगे कि नहीं हम तो अहिंसा के रास्ते, लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत जगह पे उनको सपोर्ट भी करा है। ठीक है, तो सबने क्राइसिस के टाइम पे एक दूसरे का साथ दिया है। सेम तरीके से आपको बताऊं तो पब्लिक सेफ्टी बिल जो कि 1928 में आया था, और उसके साथ जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल, तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल आया था ताकि ट्रेड यूनियंस को दबा दे, क्योंकि बहुत आवाज उठा रही थी, लेफ्टिस्ट को दबा दे। तो ये दोनों ही बिल जो है वो पूरी तरह से अपोज करे गए, सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा नहीं, पर उसके साथ कैपिटलिस्ट के द्वारा, जैसे कि आपका घनश्याम दास बिरला वगैरह के द्वारा भी, और साथ में पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास वगैरह के द्वारा भी। तो कई सारे लोगों ने इसको जो है वो अपोज करा। अब देखिए नेशनल मूवमेंट जो है वो दो ऑब्जेक्ट पे प्रमोट करा जा रहा था। दो ऑब्जेक्ट क्या थे वो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और दूसरा था नेशनल इंटीग्रेशन। पहला कि भैया देखो हमारे यहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, और इतने भिन्नता में भी एकता है, अनेकता में भी एकता है। तो पहली चीज तो ये थी हमारे नेशनल मूवमेंट की। और दूसरी बात थी कि नेशनल इंटीग्रेशन, कि सबको भैया एक साथ आना है, क्योंकि अगर लकड़ी का जो गट्ठर है उसको कहीं तोड़ने को दे दोगे तो वो नहीं टूटता, लेकिन एक एक लकड़ी टूट जाएगी और इसी का फायदा उठा लेंगे ये ब्रिटिशर्स। समझ रहे हैं? तो इसलिए क्या था, हमने कहा कि भाई यहाँ पे कॉम्पोजिट नेशनल कल्चर को बढ़ाने की बात करी जा रही थी। खैर जो स्पिरिट थी नेशनलिज्म की वो सिर्फ कॉलोनियल पॉलिसीज का रिजल्ट नहीं है। जो हमारे अंदर इतनी जो आग थी स्वतंत्रता की, वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि जो कॉलोनी पॉलिसीज लेकर आई सिर्फ उसकी वजह से थी, बस इसलिए था कि नेशनलिस्ट लीडर्स ने, जो हमारे उस समय लीडर्स थे हमारे भाई, उन्होंने सेनानियों ने जा के दूर दराज के इलाकों में हर एक कोने में भारत देश के घुस के कहा कि भाई देखो तुम्हें भारत के लड़ना है, तुम देखो कि ये अंग्रेज फायदा तुम्हारा उठा रहे हैं, तुम्हें चुप नहीं बैठना है, तुम्हें साथ आना है और उसके बाद अपने देश को आजादी दिलानी है। तो ये एक रीजन है बहुत बड़ा। ये जो आइडिया था कि हमें एक नए नेशन की जरूरत है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉलोनियल रूल के बाद आया, ये कॉलोनियल रूल के पहले भी था। जैसे कुछ नोशन जैसे कि आपका भारतवर्ष, हिंदुस्तान, ये हमें दिखाते हैं कि ये चीज हम बहुत पहले से चाहते थे। हाँ अब ये कह लो कि कॉलोनी आ गई तो एक मौका मिल गया, और इससे ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया, जो ऑलरेडी चलता चला आ रहा था उसको वजह मिल गई। कॉलोनियल रूलर्स ने इनफैक्ट पूरी कोशिश करी मिसगाइड करने के लिए, कह के कि डेमोक्रेसी तुम लोगों के लिए फिट नहीं है। इन्होंने कहा अरे क्या बात करते हो भैया, डेमोक्रेसी तुम्हारे लिए फिट नहीं है, तुम लोगों के लिए नहीं सही है ये चीज, कहाँ संभाल पाओगे देश को। बड़ी कोशिश करी लेकिन हम भड़के नहीं। इन सारी वैल्यूज के साथ साथ नेशनल मूवमेंट और भी चीजें दिखाता है। ये हमें एक पिक्चर दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंट, मतलब आत्मनिर्भर भारत की पिक्चर दिखाता है, और दिखाता है कि हम कैसे भाई नफरत करते थे इन इंपीरियलिज्म से, इन्हें हम पसंद नहीं करते थे ऐसे इन ब्रिटिशर्स को, इन इंपीरियलिस्टिक लोगों को। अब चाहे एग्रीकल्चर हो और चाहे हो इंडस्ट्री, इन दोनों को ही अच्छी खासी प्रायोरिटी दी गई। और 1931 की बात है, 1931 में क्या हुआ कि कराची रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम, ये
प्रिसाइड किसके द्वारा करा गया सरदार पटेल जी के द्वारा। साथ में ड्राफ्ट करा गया था इसे नेहरू जी के द्वारा, और ये चीख चीख के कह रहा था कि स्टेट पार्टिसिपेट करो मेजर फील्ड्स में, ताकि हम यहाँ पे खुद को इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंट बना पाए। मतलब इन्होंने कहा राज्यों से कि भैया आओ साथ दो और इम्पोर्टेंट चीजों में हमारा साथ दो, ताकि हम खुद को इस पैसे की फील्ड में, इकोनॉमिक की फील्ड में, अपनी अर्थव्यवस्था में यहाँ पे खुद को आत्मनिर्भर बना पाए। गांधी जी ने मानते हैं कि सपोर्ट करा कॉटन इंडस्ट्री को, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ मशीन्स वगैरह नहीं आएंगी, उन्होंने उसको अपोज नहीं करा। और क्योंकि वो भी जानते थे कहीं ना कहीं ये भी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए है, तो हम इसको अपोज नहीं करेंगे। और हाँ, ये यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आ जाएगी मशीन तो ह्यूमन ही एकदम लेबर रिप्लेस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जनता रहेगी, बस इतना रहे कि ह्यूमंस को यहाँ पे दिक्कत ना हो, उनकी जॉब को दिक्कत ना हो। अब ये भी माना गया कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जनता एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ गई थी, और अगर रिफॉर्म्स के अंदर ना आते तो कोई तरीका ही नहीं था कि हम किसी तरीके से इस गरीबी से वापस लाए आए लोगों को। गरीबी को हटाना ये अगली प्रायोरिटी थी। किसके बाद? पहली प्रायोरिटी सबसे थी कि हमें यहाँ पे जो है वो कॉलोनिज्म हटाना है, इन ब्रिटिशर्स को उखाड़ के फेंक देना है। और उसके बाद सोच रहे हैं कितनी गरीबी रही होगी कि सेकंड मोस्ट जो प्रायोरिटी हमारी थी वो थी गरीबी को हटाना। मतलब गरीबी एकदम सर पे पहुंच चुकी थी, एकदम हाई थी उस समय, इमेजिन करिए। और हमारा वजह और भी चीजें थी कि हमें यहाँ पे इक्वालिटी लानी है कास्ट में, क्योंकि कास्ट में बहुत ही दिक्कत है, कास्ट में लानी है, रिलीजन में लानी है, जेंडर में लानी है। उसके साथ कराची सेशन हुआ, और कराची सेशन ने बात डिक्लेयर करी कि हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक को यहाँ पे फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मिलना चाहिए और राइट मिलना चाहिए कि वो फ्रीली प्रोसेस और प्रैक्टिस करें अपना रिलीजन। कहा कि भाई इस कराची सेशन में बात हुई थी, याद रखिएगा कि हर एक रिलीजन को अगर कोई फॉलो करना चाहता है, एक तो हर एक बंदे को आज़ादी हो कि जो भी सोचता है, जो भी फॉलो करना चाहता है वो फॉलो करे, उसको कहीं से भी यहाँ पे रोक ना हो। इंडियंस ने कभी भी ब्रिटिशर्स को इस बात पे क्रिटिसाइज नहीं करा कि तुम लोग क्रिश्चियन हो तो तुम लोग यहाँ से हटो। हमेशा इस बात पे क्रिटिसाइज करा कि वो जो पॉलिसी लेकर आते थे, दबाते थे इंडियंस को सिर्फ इस बात पे। क्योंकि देखिए रीजन ये होता है बच्चों, आज भी अगर हम देखें तो हम किसी के राज के अंदर है ना, ऐसा तो है नहीं कभी भी खुले घूमे हैं हम लोग। उस समय भी मुगल्स के राज के अंदर थे, ठीक है, उसके पहले हम दिल्ली सल्तनत के अंदर थे, तो हम हमेशा राज के अंदर रहे। लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी कि वो सिर्फ अपने मतलब का सोचने लगे थे और हमें एकदम करने लगे थे, एकदम दबाने लग गए थे बुरी तरह से। इसलिए जब किसी चीज को बुरी तरह दबाओगे तो वो तो हाथ फाड़ के बाहर निकलेगी। तो यही यहाँ पे हुआ था। तो उन्होंने क्रिश्चियन के बेसिस पे उन्हें नहीं कुछ भी बोला था, उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि हमें वो दबा रहे थे अपनी पॉलिसीज के थ्रू। तो सेकुलरिज्म कभी भी यहाँ पे कंफ्लिक्ट नहीं हुआ ये रिलीजन और गांधी, मतलब रिलीजन के साथ में। और गांधी जी का ये मानना था कि पॉलिटिक्स और रिलीजन ये दोनों कोई ऑपोजिट नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। ये पॉलिटिक्स जो होती है, जो ये पॉलिटिक्स है, ये बेस होती है सीधा सीधा मोरालिटी पे, और मोरालिटी जो है वो सोर्स है, आप ये निकलता है आपका रिलीजन से, समझ रहे हैं ना। ये जो सारे रिलीजन है वो सोर्स होते हैं मोरालिटी के, तो आप समझ रहे हैं। लेकिन बाद में चीजें क्या होने लगी ना, जब कम्युनल लाइंस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, बहुत दंगा होने लगा, आप जानते हैं बाद में पाकिस्तान फिर अलग ही हुआ है। तो जब ये हिंदू मुस्लिम होने लग गया, ये सब दिक्कतें होने लग गई, तब इन्होंने कहा कि भैया देखो यहाँ पे सेपरेट करो तुम ये पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग करो, तुम पॉलिटिक्स को रिलीजन में कहाँ ले आ रहे हो। खैर सब कुछ बहुत खूबसूरत लगा, लेकिन ये तब भी मूवमेंट जो है इसके अंदर एंटी कास्ट आइडियोलॉजी नहीं थी, कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड था, और ये एंटी कास्ट देखने को नहीं मिला। और इसीलिए भाई देखिए यहाँ पे पार्टीशन भी नहीं रोक पाया ये मूवमेंट। साथ में सोसाइटी के अंदर भी काफी कम्युनल एलिमेंट आ गए, हिंदू मुस्लिम ये वो होने लग गया। ये कुछ दिक्कतें थी और ये कुछ खूबसूरती। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, आगे की स्टोरी बताएंगे। तो तब तक के लिए ये पार्ट होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, share it with your friends, subscribe your channel Sirf IAS, and if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to watch these videos on Facebook, just like the page Sirf IAS and watch these videos there. And if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.